welcome to the Stolen Notes. This is the second part of OWASP Top 10 Vulnerabilities. पार्ट 1 में हमने कुछ पोर्शन कवर किया था एंड द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन. जैसा कि हमें पता है कि OWASP 10 वल्नरेबिलिटीज़ की लिस्ट बनाता है जिनसे आपके सिस्टम को सबसे ज़्यादा नुकसान होने का खतरा होता है. ठीक है, आप अगर इनकी वेबसाइट owasp.org में जाके पढ़ना चाहें ये सब कुछ तो पढ़ सकते हैं. 10 में से शुरू के 4 रिस्क के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और बाकी के 6 रिस्क के बारे में आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे. स्टार्टिंग विद द 5th रिस्क, दैट इज़ सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन. होगा क्या कि आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड नहीं हैं. ठीक है, उनके इंस्टॉलेशन के टाइम पे जब उनको कॉन्फ़िगर किया जाता है तो उनके कॉन्फ़िगरेशन में कुछ प्रॉब्लम है या फिर अननेसेसरी फीचर्स या प्रोग्राम्स हैं आपके एप्लीकेशन में जिसको मिसयूज़ करके हैकर्स आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसमें आगे ये भी हो सकता है कि कुछ डिफ़ॉल्ट अकाउंट्स हैं या पासवर्ड्स हैं जो अभी भी आपके एप्लीकेशन में हैं. इसको यूँ समझिए कि जब भी आपका एप्लीकेशन डेवलप होता है या जब भी आपका सिस्टम डेवलप होता है तो उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट अकाउंट्स बनाए जाते हैं, पासवर्ड्स बनाए जाते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए. और जैसे ही आपका एप्लीकेशन डेवलप हो जाता है तो जो डिफ़ॉल्ट अकाउंट्स होते हैं और पासवर्ड्स होते हैं उनको या तो डीएक्टिवेट कर दिया जाता है या फिर पासवर्ड को चेंज कर दिया जाता है. लेकिन मान लीजिए वो डिफ़ॉल्ट अकाउंट्स और वो पुराने पासवर्ड्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं आपके सिस्टम में, तो उन डिफ़ॉल्ट अकाउंट्स को और पासवर्ड को यूज़ करके हैकर्स आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं. तो इस चीज़ को हम रोकेंगे कैसे? सबसे पहली बात तो ये कि मिनिमल प्लेटफॉर्म यूज़ करना है आपको, मतलब जितने कम से कम आपको फीचर्स की ज़रूरत है उतने ही फीचर्स के साथ आपको अपना प्लेटफॉर्म चलाना है. दूसरा ये कि सिक्योरिटी डायरेक्टिव्स टू क्लाइंट, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन डेवलप करके क्लाइंट को देते हो तो क्लाइंट को आप एक प्रॉपर डायरेक्टिव्स भी दोगे कि आप किस तरह से उनको अपने सिस्टम को यूज़ करना है या फिर किस तरह से उनको अपने एप्लीकेशंस को या सॉफ्टवेयर्स को कॉन्फ़िगर करना है. लास्ट में ये है कि ऑटोमेटेड प्रोसेस टू वेरीफाई इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन की इफ़ेक्टिवनेस को वेरीफाई करने के लिए एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होना चाहिए जो इफ़ेक्टिवनेस को आपके कितना अच्छा कॉन्फ़िगर हुआ है आपका जो सिस्टम उसके इफ़ेक्टिवनेस को कंटिन्यूसली वो वेरीफाई कर सके. तो इसके लिए एक ऑटोमेटेड प्रोसेस होना चाहिए. नेक्स्ट इज़ वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स, मतलब आपके जो कंपोनेंट्स हैं सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर वो आउटडेटेड हैं. ठीक है, वो पुराना ही वर्जन आपने रखा हुआ है, उसको अपडेट नहीं किया हुआ है. ठीक है, तब ये रिस्क होता है. सबसे पहले यही कहा गया कि आउटडेटेड या वल्नरेबल सॉफ्टवेयर होगा जिसमें अपग्रेडेशन नहीं हुआ है या अपडेट नहीं हुआ है. और अगर अपग्रेडेशन या अपडेट हुआ भी है तो उसमें आपने कंपेटिबिलिटी टेस्ट नहीं किया, मतलब जिस प्लेटफॉर्म पे आप अपना एप्लीकेशन या अपना सॉफ्टवेयर रन कर रहे हो आपने ये चेक नहीं किया है कि आपका नया वर्जन उस प्लेटफॉर्म पे कंपेटिबल है या नहीं, उसके साथ उसका तालमेल बन रहा है या नहीं बन रहा. तो इस चीज़ को आप प्रिवेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये कि रिमूव अननेसेसरी डिपेंडेंसीज़. आपको अननेसेसरी डिपेंडेंसीज़ जो हैं अगर आप कोई फीचर यूज़ कर रहे हैं या कोई सप्लाईज़ यूज़ कर रहे हैं तो उनको आपको, अगर वो नेसेसरी नहीं है तो उनको हटा देना चाहिए. वो इसलिए क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी डिपेंडेंसीज़ होंगी, जितनी ज़्यादा आप प्लगइन्स पे या दूसरे तरह के सप्लाईज़ पे डिपेंड होंगे, उतना ही ज़्यादा आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका सॉफ्टवेयर या आपका एप्लीकेशन उनके साथ कॉम्पेटिबल है या नहीं है. दूसरी बात ये कि कंपोनेंट्स फ्रॉम सिक्योर सोर्सेज ओनली. आपको जब भी कोई भी कंपोनेंट्स, चाहे सॉफ्टवेयर हो या प्लगइन्स हो या एड-ऑन्स हो, जो भी कंपोनेंट्स आप यूज़ करते हैं अपने एप्लीकेशंस में वो केवल सिक्योर सोर्सेज से ही आपको अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना है, वहीं से आपको इंस्टॉल करना है. तीसरा है कंटिन्यूस अपग्रेडेशन. आपको आपका जो भी सिस्टम है, जो भी सॉफ्टवेयर, उसको कंटिन्यूसली अपग्रेड करते रहना चाहिए सो दैट वो आउटडेटेड ना हो. और जब भी आप उसको अपग्रेड करेंगे तो आप कंपेटिबिलिटी टेस्ट भी करते रहेंगे कि आपका सिस्टम नए फीचर्स के साथ या नए प्लेटफॉर्म के साथ कंपेटिबल है या नहीं है. नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर्स. आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन का मतलब हुआ कि आपको जब भी किसी सिस्टम में वर्क करना होता है तो आप लॉगिन करते हैं. तो मान लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति ने आपका लॉगिन कर लिया, मतलब आपकी आईडी, आपके पासवर्ड्स को किसी ने अनऑथराइज्ड तरीके से एक्सेस करके लॉगिन कर लिया आपकी आईडी से, तो इसको हम आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर कहेंगे. इसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो ऑटोमेटेड अटैक्स हो सकते हैं, मतलब जितने भी आईडी पासवर्ड्स हैं किसी भी एप्लीकेशन में, वो हो सकता है उसका लिस्ट किसी के पास अवेलेबल हो और उसको यूज़ करके कोई आईडी पासवर्ड्स को यूज़ करके कोई लॉगिन कर ले अनऑथराइज्ड.
दूसरा है ब्रूट फोर्स, मतलब हो सकता है हिट बाय चांस करके कोई लॉगिन कर ले। या फिर तीसरा कारण इसका हो सकता है वीक पासवर्ड का, कि मान लीजिए आपका पासवर्ड ही बहुत कॉमन सा है जिसको कोई भी गेस कर सकता है, 1 2 3 4 टाइप का है, या फिर पासवर्ड 1 2 3 टाइप का कुछ है, तो जिसको आसानी से कोई गेस करके आपके आईडी को, आपके यूज़र नेम को कोई एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट इसमें यह है कि वीक फॉरगॉट पासवर्ड प्रोसेस। अब जो फॉरगॉट पासवर्ड प्रोसेस होता है, जब भी आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो एक प्रोसेस होता है, तो उसके लिए एक अगर वीक फॉरगॉट पासवर्ड प्रोसेस है, मतलब ऐसा कुछ है कि केवल कुछ क्वेश्चंस आपको सजेस्ट करने हैं, पूछे जाएंगे और उसका आंसर देके आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो हो सकता है जो व्यक्ति आपको जानता हो वो आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर देके आपके अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर दे, तो ये वीक फॉरगॉट पासवर्ड प्रोसेस होगा। स्ट्रॉन्ग फॉरगॉट पासवर्ड प्रोसेस ये होगा कि अगर आपके अकाउंट का पासवर्ड कोई रीसेट करना चाहता है तो उसका OTP आपके पास आना चाहिए, तब हम इसको कहेंगे कि हाँ स्ट्रॉन्ग फॉरगॉट पासवर्ड प्रोसेस है। ठीक है, तो ये दूसरा कारण हुआ वीक फॉरगॉट पासवर्ड प्रोसेस। तीसरा है एक्सपोज आइडेंटिफायर इन URL। सेशन आइडेंटिफायर होता है जो आपके आईडी पासवर्ड होते हैं, तो ये देखना है कि कभी भी जो सेशन आइडेंटिफायर हैं वो URL में नहीं आने चाहिए। मतलब अगर आपने लॉगिन किया किसी भी वेबसाइट में या एप्लीकेशंस में, तो आपका जो आईडी है या आपका पासवर्ड है वो उस URL में नहीं आना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है www.example.com/user_password_abc.html। तो यहाँ पे जैसा हम देख पा रहे हैं कि एक एग्जांपल ही है, लेकिन यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों URL में दिख जा रहे हैं। हमें ये दिख रहा है कि किस यूज़र ने उसमें लॉगिन किया है और उसका पासवर्ड क्या है। तो ये नहीं होना चाहिए। जो भी सेशन आइडेंटिफायर हैं, यूज़र आईडी हैं या पासवर्ड्स हैं, वो कभी भी URL में डिस्प्ले नहीं होने चाहिए। तो इन सब को हम प्रिवेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपने यूज़ किया होगा। जब भी आप सपोज नेट बैंकिंग में आप लॉगिन करना चाहते हैं तो आपके पास एक OTP आता है, तो इसको हम मल्टी फैक्टर बोलते हैं, जिसको 2 फैक्टर बोलते हैं। आपको पासवर्ड भी चाहिए और आपके पास आपका मोबाइल भी होना चाहिए जिस पे आपको OTP मिलेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स ओनली। अगर आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो एक पर्टिकुलर पॉलिसी हो कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स को ही एक्सेप्ट करे, वीक पासवर्ड को वो एक्सेप्ट ना करे। तीसरा है लिमिटेड फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स। अगर कोई अनऑथराइज्ड तरीके से आपके अकाउंट को यूज़ करना चाहता है और वो अगर फेल्ड हो जाता है लॉगिन अटेम्प्ट में, एक बार उसने पासवर्ड एंटर किया और गलत हो गया, तो एक लिमिटेड चांसेस होने चाहिए उसके पास, या 2 या 3 चांसेस के बाद वो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दे और आपको फिर से आपका अकाउंट रीसेट करना पड़े। या फिर ये हो कि 2 या 3 बार फेल्ड अकाउंट होने के बाद, लॉगिन अटेम्प्ट फेल होने के बाद वो कुछ टाइम तक के लिए आपके लॉगिन को ही डिले कर दे। तो ये ऐसी कोई पॉलिसी आपके पास होना चाहिए। सो दिस इज़ द 7th रिस्क, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेलियर। इसमें क्या होगा कि आपको अनट्रस्टेड सोर्सेज से आपने अपने कंपोनेंट्स ले आए, अपने सॉफ्टवेयर्स ले आए। अब उसमें क्या है, इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपके पास अगर ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर्स रखे हुए हैं तो वो उनकी इंटीग्रिटी सही होगी, इनका वर्क सही होगा। लेकिन अगर उसमें से एक भी कंपोनेंट आपने अनट्रस्टेड सोर्सेज से ले आए हैं तो आपको अब नहीं पता कि आपके सिस्टम के अंदर में क्या चल रहा है। हो सकता है कुछ अनवांटेड एक्टिविटीज़ आपके सिस्टम में चल रही होंगी। अपग्रेड्स विदाउट ऑथेंटिकेशन, आपने अपग्रेड भी कर लिया या अपडेट कर लिया अपने सिस्टम को बिना ऑथेंटिकेशन के, तो भी ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। कोड्स या प्रोग्राम्स फ्रॉम हैकर्स, हो सकता है हैकर्स कुछ कोड्स या प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर दें, ठीक है, और उसको आप अनजाने में आपने वहाँ से कुछ डाउनलोड करने के लिए आप गए और अनजाने में उनके कोड्स या प्रोग्राम्स आपके सिस्टम में आ गए, तो भी आपके सिस्टम को हार्म हो सकता है। सो दिस इज़ द सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेलियर्स। कैसे इसको प्रिवेंट करेंगे? सबसे पहले यूज़ ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। कोई भी सोर्स से अगर आप कुछ डाउनलोड कर रहे हैं या कोई भी कंपोनेंट अपना इंस्टॉल कर रहे हैं तो कुछ डिजिटल सिग्नेचर्स या ऐसा कुछ यूज़ होना चाहिए जिससे आप ये आइडेंटिफाई करें कि ये पर्टिकुलर कंपोनेंट किसी स्पेसिफिक सोर्स से ही आया है, किसी ट्रस्टेड सोर्स से ही आया है। अपडेट्स फ्रॉम नोन सोर्सेज, दूसरी बात तो ये कि अगर आप डिजिटल सिग्नेचर्स तरह का कोई फीचर आपके पास नहीं अवेलेबल है तो आप केवल उन्हीं सोर्सेज से अपने अपडेट्स डाउनलोड करें या इंस्टॉल करें जिनको आप जानते हैं पर्सनली, ठीक है। और तीसरा, एक रिव्यू प्लान होना चाहिए फॉर कोड एंड कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस का। जब भी आपके कोड चेंज होंगे या कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस होंगे
जब भी आपने सिस्टम अपडेट किया या कोई भी चेंज होता है आपके सिस्टम में, तो आपके पास एक प्रॉपर रिव्यू प्लान होना चाहिए जो ये देखे कि आपके सिस्टम में कोई अनवांटेड चेंज नहीं हुआ हो। सो दिस इज़ द 8th रिस्क, सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेलियर। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फेलियर्स। जैसा कि नाम से क्लियर है कि अब लॉग जो क्रिएट होते हैं या ऑडिट ट्रेल्स क्रिएट होते हैं मॉनिटरिंग के लिए, तो उसमें कोई फेलियर है तो इसको हम कहेंगे सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फेलियर्स। सबसे पहले ये कि लॉगिन्स एंड ट्रांजेक्शन्स आर नॉट लॉग्ड। जब भी किसी सिस्टम में लॉगिन होते हैं या इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शंस होते हैं तो उनका एक लॉग बनना चाहिए, लेकिन अगर ऐसे लॉग नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब ये सिक्योरिटी इसमें कहीं पे लूप होल है। इसको हम सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फेलियर के इसके अंतर रखेंगे। नेक्स्ट इज लॉग्स ऑफ एप्लीकेशंस आर नॉट मॉनिटर। ठीक है, जो भी लॉग्स हैं, ठीक है, लॉग बन तो रहा है, पहले पॉइंट पे हमने ये कहा कि लॉग्स बन ही नहीं रहा, लेकिन अगर दूसरे पॉइंट में ये कहें कि लॉग बन तो रहा है लेकिन उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, बस लॉग बन रहे हैं और उसको हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। या फिर तीसरी बात यह है कि लॉग्स आर स्टोर्ड ओनली लोकली। लॉग्स बन रही हैं वो लेकिन केवल लोकली स्टोर हो रही हैं, तो इससे होगा ये कि अगर कोई चाहे तो उन लॉग्स को डिलीट कर दे तो हम उन लॉग्स को रीस्टोर या उसको अगेन उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट है ऐप कैन नॉट डिटेक्ट अटैक्स इन रियल टाइम। अगर कोई अटैक होता है एप्लीकेशन में तो रियल टाइम में वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम है आपके सिस्टम में। कैसे प्रिवेंट करेंगे इसको? तो सबसे पहले तो प्रॉपर लॉगिंग ऑफ ऑल ऑडिटेबल इवेंट्स, जितने भी ऑडिटेबल इवेंट्स हैं, चाहे वो लॉगिन्स हों या फिर ट्रांजेक्शन्स हों, उनका प्रॉपर लॉग बनना चाहिए। हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स हैव ऑडिट ट्रेल्स। जितने भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स हैं उनका ऑडिट ट्रेल होना चाहिए। ठीक है, और कहने की ज़रूरत नहीं है कि इनका एक बैकअप भी कहीं पे स्टोर होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज़ अडॉप्ट एन इंसिडेंटल रिस्पॉन्स एंड रिकवरी प्लान। आपके पास एक इंसिडेंटल रिस्पॉन्स एंड रिकवरी प्लान होना चाहिए कि अगर कोई भी रिस्क कभी अराइज होता है तो आप उसको किस तरह से टैकल करोगे। सो दिस इज़ द 9th रिस्क, सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फेलियर। लास्ट वन इज सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी। जैसा नाम से क्लियर है अगेन कि सर्वर साइड पे कोई क्लाइंट के साइड से एक रिक्वेस्ट करेगा और वो फ्रॉड रिक्वेस्ट होगा, और वो इस बेसिस पे रिक्वेस्ट करेगा कि अगर उस पर कोई डेटा या कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है सर्वर साइड से तो उस डेटा या इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ हो सकता है। सबसे पहली बात ये कि इनवैलिड रिक्वेस्ट मेड टू सर्वर पे किसी ने इनवैलिड में रिक्वेस्ट कर दिया और अगर उस रिक्वेस्ट का रिस्पांस मिल जाता है उसको तो उस डेटा को या उस इन्फॉर्मेशन को वो मिसयूज़ कर सकता है। दूसरी बात, नॉन वैलिडेशन ऑफ यूज़र सप्लाइड यूआरएल। तो जब भी कोई भी यूआरएल लिखता है कोई यूज़र तो पहले सर्वर पे ऐसा कोई फंक्शन होना चाहिए या ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि पहले जो भी यूआरएल आपने लिखा है पहले उसका वैलिडेशन हो। ठीक है, पहले उसको चेक करें कि ये सच में ये यूज़र ने जो यूआरएल दिया है या जो भी आईडी वेब एड्रेस लिखा हुआ है वो सही है या नहीं, वो वैलिड है या नहीं, उसका वैलिडेशन और चेक्स होने के बाद ही उस पर डेटा प्रोवाइड होना चाहिए। तो ये हम प्रिवेंट कैसे करेंगे? वैलिडेट ऑल क्लाइंट सप्लाई डेटा। क्लाइंट ने जो भी डेटा सप्लाई किया पहले उसको आपको वैलिडेट करना है, उसके बाद ही उस पर आपको कोई रिस्पांस देना है या उसके बाद ही आपको कोई डेटा या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है सर्वर साइड से। डो नॉट सेंड रॉ रिस्पॉन्सेज टू क्लाइंट्स। मतलब अगेन वही बात कही गई कि जैसे ही क्लाइंट से कोई आपके पास रिक्वेस्ट आया तो आपको तुरंत उस पर रिस्पॉन्सेज नहीं देने हैं, आपको पहले फिल्टरेशन करनी है, फिल्टर करके देखने हैं, वैलिडेट करके देखनी है उनके रिक्वेस्ट को, उसके बाद ही आपको उस पर रिस्पॉन्स देना है। एंड डिसेबल HTTP रीडायरेक्शंस। ठीक है, आपको जो HTTP रीडायरेक्ट होता है, मतलब एक पेज है अगेन उसको आप रिफ्रेश कर दें या फिर उसमें बैक कर दें तो फिर वो पिछले पेज पे चले जाते हैं, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को आपको डिसेबल करके रखना है। ठीक है, इससे ये हो जाएगा कि किसी HTTP में थोड़ा बहुत एडिट करके किसी पर्टिकुलर पेज पे पहुंचना किसी भी यूज़र के लिए ये अवेलेबल नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ द लास्ट रिस्क, सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी। सो दीज आर द OWASP टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर वीडियोज़। थैंक यू। जय हिंद।